नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। विविधा सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम लगातार 5 दिन के जो वीडियो नहीं आए उस इसमें हम सारे कवर करेंगे डे 7, 8, 9, 10 के। ठीक है, बाकी आपको डेली का टारगेट मिल रहा है ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर लीजिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल। और देखिए यहाँ पे आपको क्विज़ भी मिलती है, करंट की भी है और बेसिक जितने ज़रूरत है उतना हम लोग यहाँ क्विज़ के माध्यम से भी करा रहे हैं। अब कल परसों में देखिए लूसेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो अब सेक्शन वाइज आपकी क्विज़ लूसेंट की भी बनाई जाएगी। आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किसके क्वेश्चन मिलेंगे क्या। तो ये सब इन सब के लिए आप ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग हैं आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके एग्जाम के लिए। करंट से लेकर सब कुछ हमारा इस पर क्विज चल रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। और ये दोनों के लिए यूपी पीसीएस फ्री और आरओ के लिए। ठीक है, तो ये 50 डे प्रोग्राम है। इसमें हम लोग पूरा सिलेबस आपका कवर जितना भी होता है 100+ प्रश्नों की यहाँ से गारंटी रहेगी कि आप आराम से इतना कर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। डे 7 से देखते हैं हम लोग। डे 7 से शुरुआत करते हैं। जैसे मध्य अमेरिका की कुछ सभ्यताएं थी, तो ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि उसके बाद कभी ये रिपीट हुआ नहीं है। 2016 का जो प्री हुआ था आपका, जो कैंसिल हो गया था प्री, उसमें ये पूछा था। उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, देखिए आयोग के प्रश्नों की, कि आपको A to Z पकड़ आयोग के प्रश्नों पे होनी चाहिए। आपको सब कुछ उसमें आना चाहिए। तो जान लीजिए आपकी 70% प्रश्न तो यहीं से कवर हो जाते हैं जितने भी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखिए जो भी रोल 15 से 20% होता है आपका, वो आपका करंट निभा देता है। तो आप ऑलमोस्ट मिला के 70% स्कोर आराम से कर सकते हैं, कितना भी अगर भूलेंगे तब भी। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे विशेष फोकस किया करिए। जो भी पुराने प्रश्न है, भले ही देखिए पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमारा काम है आयोग के प्रश्नों को एकदम तैयार करना। तो ये नॉर्थ से साउथ तक ये मध्य अमेरिका की सभ्यताएं थी। तो ये नॉर्थ से साउथ तक क्रम पूछा था। तो उस समय ये हाईलाइट रहा होगा, इसलिए हो सकता है पूछ लिया हो एग्जाम ने। तो ये एज़टेक नॉर्थ में थी, उसके बाद माया, उसके बाद मोइस्का, उसके बाद इंका थी। तो ये क्रम था इनका, तो ये आप याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में देखते हैं तो उच्चारण कौन करता है, तो होत्र ऋषि होते हैं, उनके द्वारा ये इसका उच्चारण किया जाता था। 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे इसके, कौन कौन से थे, ऐतरेय और कौशितकी। ये पूछे जाते हैं सब फैक्ट आपके, जितने भी निकाल के दिए हैं ये सारे फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 स्टार वाले ये फैक्ट हैं आपके। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन शासक थे। एका ब्राह्मण भी बोला जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण भी बोला जाता है। ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी इन्हें कहा गया है। इनका मतलब यही है, जो इनकी उपाधियां हैं, एका ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण। ये किसमें मिलता है, इनकी उपाधियों के इनके बारे में नाम जो है, तो नासिक अभिलेख में ये सब देखने को मिलता है। नासिक अभिलेख आपका किसके द्वारा ये खुदवाया गया था, तो ये थी गौतमी बलश्री के द्वारा, जो इनकी माँ थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो इनकी माँ थी, इनके द्वारा ये अभिलेख बनवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं अगला। तो ये हरिसेन द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, सब जानते होंगे। समुद्रगुप्त के बारे में भी सब जानते होंगे कि समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है यहाँ से। इस पर ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों अभिलेख, कि ये वाले लेख, जो एक जहांगीर का लेख इस पर मिलता है, एक अशोक की रानी थी कारुवाकी, उनका लेख मिलता है। तो ये और एक्स्ट्रा है। और मूलतः ये कौशाम्बी में स्थापित था, अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया था। तो ये भी जानते रहिए, यूपी विशेष में भी आपके लिए उपयोगी होगा। सिक्के देख लीजिए। तो सिक्कों में क्या है, स्वर्ण सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये हिंद यवन शासकों के द्वारा शुरू किए गए थे। ये आपसे सर्वप्रथम भी पूछ सकता है। और कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध, कौन से शुद्ध मात्रा में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए, या सर्वप्रथम किसने चलाए। तो ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। 7 वाहनों के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने देखिए सोने को छोड़ के बाकी सब सारे सिक्के चलाए, चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन, जिसे कांसा भी बोला जाता है पोटीन को। तो ये 4 सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, ये 7 वाहन शासकों के द्वारा। शीशे का जो सिक्का था वो स्पेशल था, क्योंकि इन्होंने ही चलाया था। शीशे का सिक्का चलाने वाले ये पहला वंश था ऐसा ये। और ये सिक्के रोम से मंगवाए जाते थे, ये भी याद रखिए फैक्ट को। और स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा नहीं चलाए गए थे 7 वाहनों के द्वारा। तो ये आप याद रखिए सीसा के बारे में और स्वर्ण के बारे में। स्वर्ण सिक्के ये नहीं चलवाए। आगे देखते हैं, उत्तर भारत में निर्मित द्रविड़ शैली जो है, हालांकि ये शैली में निर्मित मंदिरों के बारे में देखते हैं। और ये देखिए विशेषता दक्षिण भारत में पाई जाती है। आपसे इसलिए स्पेशल हो जाती है ये प्रश्न कि ये दक्षिण भारत की शैली है, और इस शैली में कुछ मंदिर उत्तर भारत में भी बनवाए गए, उनको देख लेते हैं। इसलिए ये पूछे जाते हैं। जैसे ग्वालियर का तेली मंदिर, तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर भोज के द्वारा इसके शासनकाल में हुआ था। वास्तुशैली कैसी है इसकी, हिंदू एवं बौद्ध दोनों का मिश्रण मिलता है ग्वालियर के तेली मंदिर में। एक मंदिर और है श्री रंगनाथ या श्री रंगजी भी बोला जाता है, ये दोनों नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। ये वृंदावन में है मेनली। और ये निर्माण इसका कब हुआ है, 1851 में हुआ था। भगवान विष्णु के लिए समर्पित है ये। ठीक है, तो इसका देखिए पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो पीडीएफ भी आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हर पीडीएफ आपको मिलता है इस पर, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत यहाँ से लाभकारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको आप ज्वाइन करते रहिए जिन्होंने नहीं किया अभी। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसने कहा है, तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने बोला है। जयचंद, ये गहड़वाल वंशी शासक था। और नैषध चरित जो इनकी रचना थी, नैषध चरित, इसमें रचना में श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। ये इनके दरबार में रहते थे श्री हर्ष। किसके दरबार में, जयचंद के दरबार में, जो चंदावर के युद्ध में पराजित हुए थे, किससे,
तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ईजी चीज़ है। श्री हर्ष इनके दरबार से संबंधित है और श्री हर्ष ने ये एक रचना लिखी थी, क्या नाम था, नैषध चरित। ठीक है, तो ये संस्कृत के विद्वान थे। तो आपसे सीधा मैचिंग के लिए आ सकता है श्री हर्ष किसके दरबारी थे, या फिर ये मैचिंग में आपको दे सकता है, तो ये याद रखे रहिए। विदेशी यात्री देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच, ये देखिए 1585-86 में आए थे अकबर के काल में, क्योंकि अकबर का काल ही चल रहा था उस समय। रॉल्फ फिंच ये 1585-86 में। हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच में रहे। थॉमस रो का कार्यकाल क्या है, 1615 से 1619। ठीक है। मनुची 1653 से 1708 के बीच का कार्यकाल है इनका। ये आगमन जो हुआ था इनका, इन्होंने भारत भ्रमण किया इतने इस बीच में। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, अकबर के समय किया गया था। बदायूनी, नकीब खां और फैजी के द्वारा ये किया गया था। ये हमने पहले भी देखा है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कालिया दमन व पंचतंत्र का जो है अनुवाद किसने किया था फारसी में, तो अबुल फजल ने किया इसका। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो वो 1939 में हुई है। 5 लाख की पूंजी के साथ में ये लगाया गया था। कंपनी थी द असम कंपनी। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी ये द असम कंपनी। मुख्यालय था इसका नजीरा असम में। ठीक है, तो ये जानते रहिए, बार बार पूछे जाते हैं। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि जो थी बहादुर शाह के द्वारा दी गई थी, किसको, बख्त खान को दी गई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। मुख्यालय देख लीजिए, फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय पौंडीचेरी था, पुर्तगीज का गोवा था। डेनिश या डेन का मुख्यालय ट्रावनकोर था, जो कि आधुनिक जो तमिलनाडु है उसके तरंगमबाड़ी में ये स्थित है, या इस नाम से ये अब जाना जाता है, ट्रानकेबार। डच का मुख्यालय मद्रास था। क्वेश्चन में आपको सदरास भी दिख जाता है कभी कभी, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये मद्रास और ये एक ही चीज़ है। ठीक है। क्रांतिकारी देख लीजिए, नवाब हामिद अली खान, ये दिल्ली से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके लखनऊ से संबंधित थे। बीएम मालावारी के बारे में देख लीजिए, समाज सुधारक थे। पहली बात, समाचार पत्र इनके कौन कौन से थे, तो इंडियन स्पेक्टेटर, वॉइस ऑफ इंडिया। देखिए इंडियन स्पेक्टेटर के बाद में विलय वॉइस ऑफ इंडिया में हो गया था, ये याद रखी रहिए। और देखिए 1883 में मालावारी ने इन्होंने क्या किया था, नौरोजी एवं विलियम बेडरबर्न के साथ में मिलकर संपादन इन्होंने 1883 में इसका किया था, किसका, वॉइस ऑफ इंडिया का। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के प्रबल ये पक्षधर थे, जबकि तिलक क्या थे, इसके विरोधी थे, जो सम्मति आयोग अधिनियम आया था 1891। आगे देखते हैं, विट्ठल भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। 1919 के रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन 1920 के में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहली बात। दूसरा, 1919 की जो कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, तो उनके लिए इन्हीं को भेजा गया था, किसको, 1919 में विट्ठल भाई पटेल को। 1923 में इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी जो कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित की गई थी, इसके गठन में भी सहयोग दिया था। और देखिए 1923 में केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचन होते हैं, उसमें देखिए इन्हीं को सदस्य के रूप में ये उनका चुनाव हुआ। और 1925 में देखिए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया, इसका केंद्रीय विधानमंडल का। 1930 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1933 में जिनेवा में इनका निर्धन हो गया। तो देखिए ये कई चीज़ें पूछी जाती हैं, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि भारत, बताइए इनमें से नाम दे सकता है कि भारत से बाहर किस क्रांतिकारी का बताइए कि निधन हुआ था, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। फिर विट्ठल भाई पटेल का भी जिनेवा में हुआ है, फिर अक्टूबर में हुआ था, 22 अक्टूबर को। नवंबर 1933 में बॉम्बे में इनका अंतिम संस्कार किया गया। अब ये कुछ सभाएं हैं, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो 1836 में स्थापित हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापना हुई है। इंडियन लीग की 1875 में हुई है। अवध इन रिवॉल्ट 1857-58 का है ये जो ये बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। और अगली है सिविल रिवेलियन इन दी इंडियन म्यूनिटी 1857 to 59, तो ये एस.बी. चौधरी के द्वारा ये लिखी गई बुक है। ठीक है। और देख लीजिए 1935 के अधिनियम के आधार पर चुनाव देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। कौन कौन से थे, तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। और गठबंधन जो हुआ था कांग्रेस का, वो 2 प्रांतों में हुआ था। कौन कौन से थे, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। और 3 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे इनका सरकार नहीं बनी थी। कौन कौन से, बंगाल, पंजाब और सिंध। तो इनको जानते रहिए, इनमें से सीधा सीधा एक ऑप्शन दे सकता है कि बताइए कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बनी थी। पंजाब देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई थी। वहीं बंगाल में देखेंगे तो मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई थी। तो ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों का वर्गीकरण देख लीजिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 4 प्रकार के वन होते हैं, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। नोट, राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं होता इसमें, ये आप जानिए, ये प्रश्न में आपसे डाल सकता है ऑप्शन। कोयला भंडार देखिए 1 अप्रैल 2022 से, और ये भंडार देखिए कभी नहीं बदलता, उत्पादन हो सकता है बदल जाए, तो इसमें आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। जब भी आपको नया डेटा भी मिलेगा तब भी सेम रहेगा। झारखंड भंडारण में टॉप पे है, फिर उड़ीसा सेकंड पे है, फिर थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट मत करना आप लोग, जहाँ भी होगा वहाँ हम बता देंगे आपको। जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस, इनके द्वारा एक ये पुस्तक लिखी गई थी, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी।
इसमें इन्होंने विश्व को 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया गया था। तो ये सीधा सीधा पूछा गया था। तो ये अजीब टाइप प्रश्न आपके आरओ में रहते हैं, ये पीसीएस में तो नहीं पूछे जाएंगे जहाँ तक है, लेकिन आप कोशिश करिए याद करने की इसको, क्योंकि हो सकता है रिपीट कर दे। आयोग का कुछ भरोसा नहीं रहता अपने प्रश्नों से, ठीक है। आगे देखिए स्ट्रेटेलाइट, ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है स्ट्रेटेलाइट। नीली नील नदी, तो ये इथोपिया की ताना झील से निकलती है। किससे? ताना झील से। खार्तूम सूडान में सफ़ेद नील से मिलकर नीली नील ये बनती है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम देख लीजिए। कुछ ये सागर हैं, देखिए पश्चिम, सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर है जो ऑप्शन में दिए हैं, उसके बाद काला सागर आता है पूरब में, उसके पूरब में कैस्पियन सागर है, फिर उसके पूरब में अरब सागर है, ठीक है। काला सागर के बारे में देख लेते हैं। यूरोप एवं पश्चिम एशिया के मध्य अवस्थित है, जानते होंगे। देश कौन कौन से? तो यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस। अब इनके शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, या फिर मैप आप इस बार बार मैप पे देखिए, या फिर इस कुछ चीज़ों की आप शॉर्ट ट्रिक इन्हीं शब्दों से बना लीजिए। जैसे ब्रूजल्ट, क्या ना किससे बनाइए? ब्रूजल्ट, और ये इनकी फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। बी से ये भी याद रखिए ब्लैक सी, है ना, तो बी से ब्लैक सी भी बन रहा है और बी से बुल्गारिया भी बन रहा है, तो ये आपका ये इससे मैच हो जाएगा। तो ब्रूजल्ट ये आप याद रख सकते हैं। कैस्पियन सागर का भी है जो देश उनसे सीमा बनाते हैं, तो जैसे कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस। अब इनकी देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो कितार, के से कैस्पियन सागर भी हो गया, ये भी आप याद कर सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी ब्रूजल्ट और कितार में। के से कजाकिस्तान, के से कैस्पियन सागर और बी से ब्लैक सी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ों को, तो आसान हो जाएंगे आपके लिए। कुछ चीज़ों की आप ट्रिक बनाया करिए। अरल सागर देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसकी सीमा से लगते हैं, अरल सागर से। नदियों का प्रवाह देख लीजिए। लीना जो रूस की नदी है, रूस से बहती है, आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर नदी रूस एवं चीन से बहती है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया और रूस से होकर बहती है और फारस की खाड़ी में ये गिरती है। बांध देखिए, कैंची बांध या कैंची बांध भी बोल देते हैं इसको, नाइजर नदी पर है। सेन्नौर बांध, क्या नाम है? सेन्नार बांध किस पे है? नीली नील पे अवस्थित है ये। जाम्बेजी नदी देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है जाम्बेजी। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए यूपी में क्या क्या है, जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या की 16.51% है। जनगणना तो 829 है। 10 की वृद्धि कितनी है? 20.23% है 10 की वृद्धि। जनघनत्व तो देख लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, यूपी का 829। तो इतना देखिए, वीडियो को बार बार देखिए तो ये फैक्ट आपके दिमाग पे सेव हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं रहेगी, इन छोटे छोटे तथ्यों को आप गलत नहीं करेंगे। नगरीकरण में देख लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं ये। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है? गोवा में है, 62.2% है। फिर मिजोरम में 52.1% है। फिर उसका तमिलनाडु आता है तीसरे नंबर पर, 48.4% है। उसके बाद केरल है 47.7% है। तो सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये अब हो सकता है अंदर जाके इस क्वेश्चन को बना दे, तो कम से कम 4 टॉप के याद रखिए। 10 लाख प्लस नगरीय समूह किस राज्य में नहीं है? तो उड़ीसा में नहीं, कोई भी 10 लाख की नगर उड़ीसा में नहीं है। भारत में कुल 53 है, और इनमें सर्वाधिक देखेंगे तो 2 राज्यों में है, यूपी और केरल में, दोनों में 7-7 है, ठीक है। आगे देखिए भाग 9 खा, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, सहकारी समितियों के प्रावधान। भाग 14 का अधिकरण, इसमें क्या है? अधिकरण है। संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो 58वां संविधान संशोधन था, 1987 में हुआ था। हिंदी में प्राधिकृत पाठ भाग 22 जो था, भाग 22 में जोड़ा गया था। मूल जो नाम था भाग 22 का, वो था संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये था। इसमें इसके बाद में हिंदी में प्राधिकृत पाठ को भी जोड़ दिया गया था, और इसके तहत ही आर्टिकल 397 का भी जोड़ा गया था इसमें। तो ये 58वां संविधान संशोधन याद रखिए, पूछता है। अब कुछ योजनाएं हैं वो देख लीजिए। जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी, याद रखिएगा, शहरी रोजगार योजना 1997 में स्टार्ट हुई, और ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई है। तो याद रखिएगा, पहले शहर में शुरुआत हुई है, फिर गाँव में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया है। पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। 5वीं जो योजना है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। 6वीं है गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। और 7वीं है आपकी, ये है भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता देती है। 8वीं है मानव विकास को प्राथमिकता देती है 8वीं योजना। केसीसी देखिए, अगस्त 1998 में ये आया था केसीसी, और 3 वर्ष के लिए इसकी वैधता होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। एमएसएमई अधिनियम कब प्रभावी हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आयोग ने कुछ और माना था इसका आंसर, इसलिए इसको हटा दीजिए, ये नहीं पूछेगा, डिस्प्यूटेड है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई है? याद रखिएगा, स्थापना अलग है और वैधानिक मान्यता अलग मिली है इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फंसा सकता है यहाँ पे। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक मान्यता मिली है कब? सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। कौन सी? सेबी एक्ट 1992 द्वारा। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को ये बदलता है। करनाल बंट किसकी बीमारी है या रोग है? ये गेहूं का कुछ रोग है, करनाल बंट जानते होंगे।
नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है वृक्ष के लिए, तो ये वृद्धि एवं विकास के लिए कार्य करता है। वहीं फॉस्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम पोटेशियम का कार्य स्टोमेटा का नियंत्रण करना। और बोरान क्या करता है, तो पादप रोग प्रतिरोधकता ये बढ़ाता है पादपों की। ठीक है। पामा रोग का नाम क्या है, तो चिंचड़ी भी बोला जाता है इसको। स्व प्रतिरक्षित रोग किसको बोला जाता है, तो संधिवात संधिशोध। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं वो आप सर्च कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा ये इंग्लिश का प्रॉब्लम रहेगा, अजीब सा हिंदी में नाम है इसका। विटामिन B3 को पेलाग्रा भी बोलते हैं। और फोलिक एसिड से क्या होती है, तो ये रक्त अल्पता, तो जो रक्त की कमी हो जाती है वो फोलिक एसिड की वजह से, और विटामिन 3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1, इसका नाम ये क्या है, बर्ड फ्लू का। जिम कार्बेट की स्थापना कब हुई है, 1936 में। कान्हा की 1955 में। काजीरंगा की 1974 में। साइलेंट वैली की 1984 में। पारिस्थितिकी पदचाप की माप भूमंडलीय हेक्टेयर में की जाती है, याद रखिए। कई बार रिपीटेड हुआ, पीसीएस में कई बार पूछा गया, आरओ में कई बार पूछा गया। राष्ट्रीय उद्यान अंसी कहाँ है, कर्नाटक में। बेतला झारखंड में। गूगामल कहाँ है, झारखंड महाराष्ट्र में, सॉरी। भीतरकनिका गरान उड़ीसा में पड़ते हैं। ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मध्य महानदी क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। मिर्जा गालिब के बारे में देख लीजिए। मिर्जा असद उल्ला बेग खां इनका नाम था पूरा। 1797 में जन्म हुआ आगरा में, मृत्यु हुई दिल्ली में 1869 में। बहादुर शाह जफर द्वारा खिताब दिए गए थे मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़मुद्दौला। तो ये किसको दिए गए, ये आप याद रखिए, बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था इनके द्वारा दिए गए ये। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1962 में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय 2006 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। जलेसर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ढलवा घंटियों के लिए। लखीमपुर खीरी चीनी उत्पादक क्षेत्र के लिए। भारतेंदु नाट्य केंद्र 1975 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसका नाम 1981 में बदल के क्या रख दिया गया था, तो भारतीय नाट्य अकादमी रख दिया गया था। शंभू महाराज का संबंध किससे था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा से। तो ये शिक्षा किससे ली थी, तो ये रहीमुद्दीन खान से ली गई थी। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में, सॉरी 1881 में आया था। कब, 1881 में। प्रभावी कब हुआ था, ये 1882 में। संशोधन 2018 में हुआ है, तो जानते रहिए इसको। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में स्थित है, बार बार पूछा जाता है ये। अमजद अली खान सरोद वादक थे। सेनिया बंगस घराना जो ग्वालियर में है उससे संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर MP में पड़ता है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब डे 8 है, डे 8 का देख लेते हैं। लोथल 1954 में खोज की थी SR राव ने, भोगवा नदी के किनारे है। अवशेष देखिए कौन कौन से मिले हैं, धान की भूसी, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृंड मूर्ति, 3 युगल समाधियां भी मिली हैं, हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। बज्जी में 8 राज्यों का ये बज्जी संघ था, ये भी जानते रहिए। बौद्ध समितियों के बारे में देखिए। प्रथम बौद्ध समिति जो हुई थी, इसमें बुद्ध के उपदेशों का विभाजन हुआ था, किस किस रूप में, विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में। द्वितीय जो बौद्ध समिति थी इसमें 2 मतों में विभाजन हुआ, बौद्ध का, एक स्थविर और एक महासंघिक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में भी विभाजन होता है, फिर से हीनयान और महायान के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। चंद्रगुप्त एवं शैल्यूकश के मध्य युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। इसका वर्णन किसने किया है, तो एपिया नस नामक ये फारसी यूनानी विद्वान था, इसने किया है। संधि हुई है इनके बीच में, तो चंद्रगुप्त को क्या क्या मिला, अराकोसिया कांधार जिसका आधुनिक नाम है, एरिया हेरात, जेड्रोसिया और पेरोपनिस डाई प्रांत। ठीक है, तो ये आप देखिए, इनमें आपसे पूछता क्या है, आपने देखा होगा पिछले कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम में कि ये आपसे सीधा सीधा मैचिंग के लिए दे देता है कि प्राचीन ये नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है। तो ये आपसे पूछ सकता है किसी भी रूप में। आप जेड्रोसिया को क्या बोला जाता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जेड्रोसिया का आधुनिक नाम क्या है और इसका। ठीक है, दोनों को बताइए। और इसकी देखिए, जो सेल्यूकस था इसकी पुत्री थी हेलेना, तो इससे विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त का। और मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी मिलता है दरबार के लिए। सेल्यूकस को क्या मिलता है, तो 500 भारतीय हाथी भेंट किए जाते हैं इस संधि के माध्यम से। रब तक अभिलेख कनिष्क का अभिलेख है, 1993 में खोज हुई अफगानिस्तान में। इसमें देखिए कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से बताए गए कौन कौन, साकेत, चंपा, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। ठीक है, इसमें श्रावस्ती शामिल नहीं है, तो आपसे पूछा जाता है कि श्रावस्ती इसका भाग था क्या, तो नहीं था। साकेत था, चंपा था, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र कनिष्क का ये। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है, ये बलबन ने कहा है। मृगावती जो बुक है या लेख है, किसके द्वारा लिखा गया, कुतुबन के द्वारा 1503 में। मधुमालती मंझन के द्वारा लिखा गया 1545 में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है 1540 में लिखी गई है। इंद्रावती नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है 1743 में। दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र है, प्रकाशन लंदन से हुआ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 था, एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय था, सब जानते होंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीयों ने भाग लिया था, तो सीधी संख्या भी पूछ सकता है, बाकी आपको पता ही होगा। और इतने नाम है, इनमें से नाम नहीं पूछेगा।
कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। और बम्बई अधिवेशन 1934 में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन देखते हैं, 1930 में हुआ था। इकबाल ने पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव यहाँ पे रखा था। अंतरिम सरकार 1946 में देखिए, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। कुछ गर्म झरने हैं वो देख लीजिए, हालांकि इससे पहले के जो वीडियो है उनमें हमने टोटल जितने गर्म झरने हैं वो देख लिए थे, लेकिन ये फिर से देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं। लसुंदरा जो कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। अवलोली महाराष्ट्र में पड़ता है। सोहना हरियाणा में पड़ता है। मणिकर्ण आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश का गर्म झरना है। गोदावरी नदी के बारे में देख लीजिए, कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1465 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक पहाड़ी से। सहायिका इसकी क्या है, कौन कौन सी है? उत्तर में देखिए प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। दक्षिण में मंजीरा एक आके इससे सहायक नदी मिलती है गोदावरी से। आगे देखते हैं पतरातू, ये आपसे सीधे सीधे ये तापीय संयंत्र है, तो ये सीधे सीधे पूछ लेता है। पतरातू झारखंड में झाकरी, हिमाचल प्रदेश में कोरबा, छत्तीसगढ़ में। एपिनाइन पर्वत कहाँ पड़ता है? तो इटली में पड़ता है। और पेरिनीज फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर पड़ता है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो मध्यवर्ती यूरोप में है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में। और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक, 4810 मीटर इसकी ऊंचाई है। दिनारिक आल्प्स कहाँ पड़ता है? तो अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया में ये देखने को मिलता है दिनारिक आल्प्स। विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टंगानिका झील है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। कनाडा की झीलें कौन कौन सी है? तो रेंडियर, अथावास्का, विनिपेग, ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव और ओंटारियो, ये कहाँ की? कनाडा की। लिंगानुपात देख लीजिए, केरल का है 1084, तमिलनाडु का है 996, आंध्र प्रदेश का है 993। तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक SC शेड्यूल कास्ट की प्रतिशतता कहाँ है? पंजाब में 31.9% है। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है? तो ये देखिए 2 और 3 कन्फ्यूज करते हैं, आपसे पूछता भी है इनमें से। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश या स्थापना जान लीजिए नए राज्यों की। और ये तीसरे में नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन के बारे में 3 में है व्यवस्था। दो दाल वाली तिलहन की फसल कौन सी है? मूंगफली। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुचि, तमिलनाडु में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति थी। भारतीय पेटेंट कानून कब आया? 1970 में, लेकिन लागू हुआ 1972 में। सेज नीति आई है 2000 में, और सेज अधिनियम आया 2005 में। पहला EPZ यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होता है वो पहला जो है वो 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, ये दोनों, ये देखिए नीति अलग है, अधिनियम अलग है, ये आप याद रखिए, इसलिए लिखा गया, कन्फ्यूज कर देगा आपको। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी प्रकाश का। और सबसे अधिक लाल का होता है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है आवृत्ति से इसका, यानी तरंग दैर्घ्य इक्वल्स टू 1 आवृत्ति, है ना, ठीक है। तो ये आप इसको जानते रहिए, यानी जहाँ तरंग दैर्घ्य का इन्वर्स है ये। खाने का नमक कैसा है? में क्या होता है? सोडियम होता है उसमें। और कपड़े धोने के जो सोडा होता है उसमें भी सोडियम है। शरीर में भंडारण नहीं होता किसका? विटामिन B और C का, यानी विटामिन का भंडार होता ही नहीं है, और खासकर B और C का नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की का मुख्यालय नई दिल्ली में 1980 में स्थापित हुआ था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो वॉल्टर जी रोजन ने किया है 1985 में। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। ये प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कि सर्वाधिक होता है लाल रंग में, और सबसे कम बैंगनी में होता है, याद रखिए प्रकाश संश्लेषण। तो सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। और यूपी में सोयाबीन की फसल मुख्यतः बुंदेलखंड में उगाई जाती है। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रानी झांसी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में गठित हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा, झांसी में पड़ता है और कई बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन कब स्थापित हुआ ये अभी नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है 2014 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ। इलाहाबाद 1887 में स्थापित हुआ। आगे देखते हैं, अब डे 9 का देख लेते हैं। डे 9 में देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये हम इससे पहले भी देख चुके थे, बार बार रिपीट होते हैं, देख ही लीजिए। ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण होते हैं। सामवेद के एक है पंचविश, या इसे तांडवी बोलते हैं, तो ये पंचविश किसका? सामवेद का। मैत्रक राजवंश के बारे में देख लीजिए, ये गुजरात में शासन किया था इसने 5वीं से 8वीं सदी के मध्य। स्थापना इसकी भट्टारक ने की थी 470 ईस्वी के लगभग, ऐसा माना जाता है। गंगों की राजधानी कौन सी थी? तो तलकाड़ या कुबलाल, वर्तमान में इसे कोलार भी बोला जाता है। काकतीय वंश की राजधानी थी नलकोंडा। कौन सी? नलकोंडा, जो जिसे आधुनिक हैदराबाद बोला जाता है। संस्थापक रुद्र प्रथम थे, किसके? काकतीय वंश के। भीतरी अभिलेख, ये तो पता ही होगा कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में, लेकिन गाजीपुर में कहाँ? गाजीपुर वाला को तो पता ही होगा, सैदपुर तहसील में। भीतरी अभिलेख, स्तंभलेख। पुष्यमित्रों एवं हुडों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, किसका? भीतरी स्तंभ है। और हुडों का पहला आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था 455 ईस्वी में। आगे देखिए, दारा सिखों को लघु अकबर किसने कहा है? तो लैनपुल ने। गदर पार्टी का मूल नाम क्या था?
हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, इसी के माध्यम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था गदर के नाम से, और इसलिए इसका पार्टी का नाम ही पड़ गया था गदर पार्टी। इसका मुख्यालय कहाँ था कमेंट में बताइए, या बता देते हैं, सैन फ्रांसिस्को था। नौरोजी देखिए, दी बॉयस दी वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये इनके लेख हैं। 1870 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी है 1871 में प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं, महानदी। महानदी की लंबाई कितनी, 851 किलोमीटर है। सिहावा पर्वत से श्रेणी जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से निकलती है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोला जाता है और उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है महानदी को। ये लंबाई आप भी याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है आपसे। बेतवा नदी 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विंध्य पर्वत श्रेणी एमपी से निकलती है। सहायक जैसे यमुना की सहायका ये बेतवा भी है, और केन, चंबल, टोंस और सिंध भी है। बेतवा की सहायका है बीना, जमनी और धसान। जलोढ़ मृदा के बारे में देख लीजिए, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, पोटास और चूना की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है। ओरोवैंकी खरपतवार जो है तंबाकू के खेत में पाया जाता है, साथ ही साथ चना, सरसों, टमाटर और जीरे के खेत में भी ये पाया जाता है, तो स्पेशल ये आरू वालों के लिए। बासमती चावल भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है इस मामले में। अरावली देखिए 800 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। चांदी के बारे में देख लीजिए, चांदी में सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चीन। नारियल में देखिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का प्रथम 3 स्थान है, ये देख लीजिए, केरल सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु। आगे देखते हैं, रोजगार विहीन वृद्धि दशक किसे बोला जाता है, 2005 से 15 को। अनुच्छेद 42 से, अब तो आप भी जान रहे होंगे बेरोजगारी का फिलहाल तो माहौल बहुत ज़्यादा है, तो अब ये दशक भी बदलना चाहिए ना। अनुच्छेद देखिए 42 में संविधान संशोधन से जो जोड़ेंगे उनको देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है डीपीएसपी के। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उपबंध है। 39 चा, क्या है ये, चा है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। 43 का में दिया गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सरकारी आयोग की गठन कब हुआ था, 1983 में। रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुई, 1988 में। ये सदस्य थे इस समिति के, सरकारिया तो थे, उसके बाद शिवरमन और एसआर सेन भी थे, तो ये सदस्य भी पूछ लेता है। विधायी संबंध देखिए भाग 11 में दिया गया है, आर्टिकल 245 से 263 के मध्य। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया, 1969 में। न्यायिक सक्रियता जो सिद्धांत था वो इसमें किस किस का रोल था, तो वी.आर. कृष्णा अय्यर, पी.एन. भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी, डी.ए. देसाई, इन चारों का रोल था। तो अब तक आपसे ये एक बार 2018 में पूछा भी गया कि कौन इससे संबंधित नहीं था, तो इसलिए चारों नाम याद रखिए आप। दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह सरकार ने की थी बजट 1985-86 में। मेलाटोनिन हार्मोन जो है किससे निकलता है, तो पीनियल ग्रंथि से निकलता है ये। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में। वायुमंडल में आर्गन का जो है कितना है प्रतिशत, तो 0.93% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। ये कभी कभी आपसे सीधा सीधा मैचिंग के लिए आ जाता है, सर्वाधिक पूछ लेगा, बताइए, क्रम से लगाइए। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने परिभाषित किया था। समोच्च रेखी जुताई कहाँ होती है, तो ढलानों वाले क्षेत्रों में। सीढ़ीदार कहाँ होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। समकोणीय कहाँ होती है, तो पवन की दिशा में। आलू का अनुसंधान केंद्र यूपी कहाँ पड़ता है, मोदी नगर, मेरठ में। भारत में आयकर कब लाया गया था, 1860 में, जेम्स विल्सन के द्वारा ये लाया गया था। आगे देखते हैं, डे 10 है, जल्दी से इसको देख लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। महदहा, ये यहाँ से हड्डी निर्मित आभूषणों की प्राप्ति हुई है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है, प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है ये। इसी में देखिए धौलावीरा है, ये आपका 3 भागों में विभक्त था। आर.एस. बिष्ट ने खोज की 1990-91 में। पुरोहित देख लेते हैं, जैसे ऋग्वेद के होता या होत्र, यजुर्वेद के अध्यवर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्म, तो ये इनके पुरोहित थे वेदों के। चोल प्रशासन में देखिए वारियम के बारे में देख लीजिए। वारियम को समिति बोला जाता है हिंदी में। ये इनका चुनाव होता था पहली बार, और सदस्य जो इनके थे, इनको सदस्यों को क्या बोला जाता था, तो वारिय पेरू मक्कलम, ठीक है, तो ये वारिय पेरू मक्कल बोला जाता था। कुल देखिए वारियम में 30 सदस्यों का चुनाव होता था, और इनमें 3 समितियां जैसे होती थी, जैसे 30 में से 12 सदस्य बुजुर्ग एवं विद्वान होते थे, जो संवत्सर वारियम या वार्षिक समिति इसे बोला जाता था। और 12 सदस्य टोट वारियम या उद्यान समिति इसको बोला जाता है। 6 सदस्य एरी वारियम से संबंधित होते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था, ये महमूद गजनवी का दरबारी था। फरिश्ता 1560 से 1620 कार्यकाल रहा है। तारीख फरिश्ता, इसमें क्या है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को ये समर्पित था, तारीख फरिश्ता। और दूसरा इनकी कृति थी गुलशन ए इब्राहिम, पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 केनन के कार्यकाल में आया था। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। विधि मंत्री इसमें सरकार में थे जोगेंद्रनाथ मंडल। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो मैजनी। द नेशनल हेराल्ड जो पत्र था 1938 में लखनऊ से प्रकाशित होता था, जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था शुरू। हिंदी संस्करण का नाम इसका नवजीवन था।
उर्दू संस्करण का कौमी आवाज़ था। और देखिए गांधी जी ने भी इसका प्रकाशन किया था नवजीवन समाचार पत्र का। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से। कुछ राज्यों का गठन देख लीजिए, जैसे पश्चिम बंगाल का 1950 में हुआ है, असम का 1960 में हुआ है, पंजाब का 1966 में हुआ है और हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ है। सीधा सीधा मैचिंग के लिए आता है। कावेरी नदी देखिए 800 किलोमीटर लंबी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। अपवाह क्षेत्र क्या कितना है इसका? 81,155 वर्ग किलोमीटर है। तो आप लगभग 81,000 मान याद करके चलिए, ठीक है। तो आपको जैसे पूछ लेता है ना कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो आप गैस कर लेंगे। तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। राप्ती नदी रुकुमकोट यानी नेपाल के समीप से निकलती है। ये मैग्नीज उत्पादन एवं भंडारण में उड़ीसा प्रथम है। आगे देखिए कोरापुट इसके लिए बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के तेल उत्पादक क्षेत्र है अंकलेश्वर, कलोल, नवग्राम और ल्यूनेज। महोगनी और रोजवुड कैसे विश्वत रेखीय वन है ये। गठन देख लीजिए, जैसे नागालैंड का 1963 में हुआ, मेघालय का 1972 में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ है। इन वीडियोस को बार बार देखिए, सारे तथ्य इंपोर्टेंट है ये, यही सब कुछ आपसे पूछे जाएंगे। लिंगानुपात देखिए 1921 में कितना था? 955 था। 1941 में 945 हो गया, घटा। और 1951 में फिर एक बढ़ गया, 946 हो गया। फिर 1971 में बहुत गिर गया, कितना? 930 हो गया। तो एक 10 साल का दशक के में आपको एक पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब मैचिंग में दे देता है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, यानी बुलाने की और उसकी। लेकिन वहीं 118 का क्लॉज 4 यानी सीधा सीधा 118 याद रखिए, इसमें अध्यक्षता के बारे में बताया गया है कि अध्यक्षता कौन करेगा। कौन करेगा बताइए कमेंट बॉक्स में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में आया था। ये देखिए इजी है, इसलिए आप ये चीज़ें आराम से बता सकते हैं। 1977 में आया था। देश में एंग्लो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। जेट इंजन किस पे कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। आगे देखिए एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक जो होता है उसमें एसीटोन का प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक जो होते हैं उनमें किया जाता है। द्रव अमोनिया एक प्रशीतक भी है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना, जिसे स्तंभ कंद भी बोलते हैं। याद रखिए, पूछ सकता है, कंफ्यूज कर देगा आपको। एक एक तथ्य इस टाइप के आपके याद होने चाहिए, खासकर आरू के लिए भी। डीपीटी का मतलब क्या? डिप्थीरिया, और हिंदी में से रोहिणी भी लिख देता है, तो इसलिए रोहिणी कोई आप याद करते रहिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। मिर्च मसालों का राजा बोला जाता है मिर्च को। इलायची को मसालों की रानी बोला जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा कब मिला है? नीलगिरी को 1986 में, नंदा देवी को 1988 में, सुंदरवन को 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे। यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है। काजरी है जो संस्थान है, ये जोधपुर में अवस्थित है। 1959 में। देखिए जोधपुर में तो बहुत बार पूछा जा सकता है। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित हुआ है? तो 1959 में ये स्थापित हुआ है। इसको पॉइंट को आप विशेष फोकस यहाँ पे करिए। तो ये आज ये वीडियो थे आपके डे 10 तक आपके वीडियोस हो चुके हैं, और आप जुड़ जाइए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल से। वहाँ डेली आपको टारगेट मिल रहा है। अब इसमें आपका अब लूसेंट भी आपको साथ साथ में जो टारगेट दिया जा रहा है वो भी आपको कवर करना है, और उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको जल्दी ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही था। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ और सुझाव हो तो, नहीं तो आप उसमें भी ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल में भी बता सकते हैं। थैंक यू।